चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं अपने शो को लेकर जिसका नाम है दी मुकेश खन्ना शो, जिसमें मैं विभिन्न विभिन्न आयाम के व्यक्तित्व को बुलाता हूं, विभिन्न विभिन्न आयाम के कलाकारों को बुलाता हूं, पर्सनैलिटीज को बुलाता हूं जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छे काम किए हैं, उपलब्धियां हासिल की हैं। चलिए मैं एक बहुत ही शानदार व्यक्ति को आपसे मिलाता हूं। आप तो जान ही गए होंगे, बहुत ही शानदार मैं कहूँगा कि पर्सनैलिटी के मालिक है, बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, बहुत ही शानदार स्वभाव के हैं, गाने भी गाते हैं शान से। हम जानना चाहेंगे उस शान से, उनकी जर्नी से, कि कैसे वो अपनी शानदार जर्नी को इस बॉलीवुड पे उन्होंने कैसे पार किया और आज इस मुकाम पर पहुंचे। तो चलिए अगर आप चाहें तो मैं अभी आपको उनसे मिलवा देता हूं। तो चलिए और मिलते हैं शान जी से। मुसु मुसु हासी देव न लाए लाए, मुसु मुसु हासी देव। वही करो जो सही है, सब सही है। मुसु मुसु हासी देव न लाए लाए, मुसु मुसु हासी देव। हे जरा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी। मुसु मुसु हासी देव न लाए लाए, मुसु मुसु हासी देव। आइए, आपका शानदार स्वागत है मेरे जी। थैंक यू। क्योंकि आपकी एंट्री ही मेरे शो के लिए शानदार एंट्री है। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं आपको बुलाऊं, ये एक ग्रह हो, जब तक ग्रह नहीं मिलते तब तक हम मिलते। मैं ग्रह बहुत खुश हूँ कि आपके साथ, you know, I've always had such high regards, not just as an actor, but आप जो भी आपके ब्लॉग भी मैं देखते हैं, सुनते देख रहा हूँ, तो you know, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस, बहुत हर चीज में एक स्तर है जो मैं मेंटेन करता हूँ। तो बहुत चलो, मुझे बहुत खुशी है, हमें अच्छा लगता है ये सब बातें सुनकर, बिकॉज ये प्रतिसाद होता है। और आपका मैं आपका चेहरे को देख रहा था कि कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच है। आपके चेहरे पे सच्चाई दिख रही है तो मुझे खुशी होती है। मैं ऐसे मेरी कम्युनिकेशन थोड़ी सी गलत है, मतलब कुछ नहीं, आपका फेस कभी झूठ नहीं बोलेगा। मजा आ रहा है। तो आपने जो बोला मैंने उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे खुशी है कि एक्टर ये इसी के लिए जीता है। आप भी इसलिए जीते कि गाना गाओ, किसने कहा वाह खुशी, और मैंने कहा अच्छी बात जब निकलते मेरे मुंह से निकलता है अभी वाह क्या बात, ये क्या बात है बोल गया ना, तो मतलब दैट थिंग इज वेरी जेन्युइन। सो क्या बात है आपकी एंट्री। आइए बैठ के बात करते हैं, बहुत सी बातें करनी है। सो शान जी, मैं कोऑर्डिनेट बहुत टाइम से कर रहा था आपके साथ, एंड नंबर ने मेरे को ऐसा किया कि मैंने डिसाइड किया कि मैंने इसका नाम चेंज करके अदृश्य मानव नाम रख देता। तो शान, मैं ये आपका मैं अगेन फिर से वही कहूँगा कि आपने यहाँ पर आके हमारे शो की शान बढ़ा दी, and I mean it, and it is something which was needed because I had started a section called, जब अनूप जलोटा जी के साथ से कि मैंने कहा मैं अभी आपको मेरे जितने भी जान पहचान के सिंगर से मैं उनको बुलाऊंगा। पब्लिक बहुत खुशी बोला ये सब इनको बुलाइए, उनको बुलाइए, इनको बुलाइए। तो आप आए हैं और ऐड हुआ, इसके बीच में सुदेश भोसले जी को ले लिया मैंने एक बीच में, और सुदेश जी भी बहुत ही मैं तो पागल हो गया। कब उनके अंदर से क्या निकला कि जो मेरे अंदर वही सी एक्टिंग, इनके अंदर कितने सारे लोग हैं सुदेश जी। अरे मैं चमत्कृत हो गया शान। और मेरे को कमेंट में किसी ने कहा सर इस प्रोग्राम में आप तो सर सुधर गए, आपने बीच में कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ओए मैं सुधरा नहीं हूँ, उन्होंने इतना अच्छा बोला कि मैं मंत्र मुग्ध होकर उनको सुनता रहा। एक चेंज करे सडनली वो चेंज करे, कभी आर.डी. बर्मन, कभी एस.डी. बर्मन, कभी किशोर कुमार। तुम हमारा आवाज यूज करते हैं किशोर कुमार, तुम हमारा आवाज करता है, इतना अच्छा कर रहा है। फिर राजू श्रीवास्तव को बुलाया, वो भी कमाल का है, वो भी बोलते बोलते हंसता है खुद की बात के ऊपर। एक्चुअली जो जैसे कॉन्सर्ट स्टेज पर कॉमेडी करते हैं, तो उनका जब आप व्यक्तिगत रूप में भी आप उनसे मिले देखे तो वो बहुत नेचुरली वो चीजें बहुत नेचुरली, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो जैसे कंटेंट करते हैं या जो टेलीविजन पर करते हैं, उनको आप मिले तो वो ऑन द स्पॉट नहीं कर पा रहे, डायलॉग उनके पास होने चाहिए, कि उनके पास लिखी हुई ना हो तो करना मुश्किल होता है, लेकिन ये लोग बहुत कमाल के हैं। तो मैं इस इंटरव्यू में जैसे कह रहा हूँ कि मैं अपने साथ जो गेस्ट को बुलाता हूँ, मैं एक तरह की कॉन्वर्सेशन में हम दोनों के एक्सपीरियंस हों या ना भी हों, पर आपकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस में निकालना चाहता हूँ। तो मेरे ये सवाल सिर्फ आपके कितने गाने गाए आपने ऐसे नहीं होगा, सिर्फ मैं चाहूँगा कि शान कहाँ से निकला और कहाँ आज इस बुलंदी पर पहुँचा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप पहले बात कीजिए, आपने
कितने गाने गए पहले तो बता दीजिए। वैसे मैंने कभी रिकॉर्ड काउंट नहीं मैं अपनी एज याद नहीं रखता। वैसे तुम भी काउंट नहीं एज की तो याद है लेकिन लगभग 2000 से ज्यादा तो गाने गाए हूँ मैंने। मुकेश जी कभी किसी गाने को ना नहीं कहा जो भी मिला ये भी और शान से आपने हाँ बोला। जी ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे सबसे मजा आता है माइक के सामने गाना गाने में। अच्छा लगता है? तो हाँ, तो फिर उसके लिए मतलब कौन से फिल्म का गाना है या फिर किसने कंपोज किया, उससे मेरा कुछ खास उस पे, या फिर कितने पैसे मिलने वाले कुछ नहीं सोचते आप? हाँ नहीं मेरा उल्टा है, मैं ना करने में एक्सपर्ट हूँ, तुम हाँ करने में एक्सपर्ट हो। मैंने इस पर भी एक गाना बनाया था कि मुझे ना कहना नहीं आता। अरे वाह क्या बात है, ना कहना नहीं क्या करूं कि मुझे ना कहना नहीं आता, किसी का दिल भी दुखाया ना जाता, कोई कहे प्लीज और मांगे कोई चीज तो उसे मैं टाल ना पाता। अच्छा तो हकीकत को तुमने बयान कर दिया। क्या बात है, कोई कहे प्लीज तो आपको उसको टालना अच्छा नहीं लगता इसलिए आप करते हैं। क्या बात है, बट गुड, आई मीन आई वुड से दैट कुछ चीजें बहुत दिल से खुशी से मिलती है। जैसे आपने बुलाया, so that is an honor for me to be interviewed by the Mukesh Khanna। ग्रेट, आई मीन आई वुड से दैट कि आपने ये बात बहुत अच्छी बोली कि आपको जो भी गाना आता है, क्योंकि आपको गाने में सुकून मिलता है, आपको माइक के आगे सुकून मिलता है एंड यू लव। लोग डरते हैं रियाज करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, टाइम होगा, कहाँ भागना। तो आपने 2000 गाने किए हैं और उसमें भी ये नहीं है कि आपको दाम मिला इसलिए गाने किए। नहीं, आपने काम किया क्योंकि आप काम को प्यार करते हैं। दैट्स समथिंग वेरी ग्रेट। और दाम जो है वो सेकेंडरी और मतलब वो भी चलना चाहिए, जैसा जो मिला अच्छा, जो में उसमें भी जो मिला मुझे लगा नहीं वो तो चलना ही चाहिए। ऐसा नहीं मतलब एक स्टैंडर्ड तो बना के रखते हैं जो देखो। अच्छा हाईलाइट वैल्यू, यू हैव टू गिव योरसेल्फ वैल्यू आल्सो। बहुत जरूरी। आप अपने आप की वैल्यू ना रखें तो फिर कोई आपकी वैल्यू। तब इसलिए कहानी कही जाती है कि कोई भी चीज़ का आप मुफ्त में मत दो, 2 पैसे ले लो। जी मुफ्त बोलोगे तो फिर वैल्यू खत्म। नहीं। एक कहानी मुझे किसी ने बताया था, मतलब ये हकीकत है रफ़ी साहब के बारे में, रफ़ी साहब के बारे में कि तो करते करते उन्होंने मतलब 20,000 से शुरू होते उनको जब फाइनली रकम दिए हाथ में, बहुत ये करके देखिए यहाँ खर्चा हो गया, करते करके 2,000 रुपये दिए। तो बोले, पंजाबी बोलते कोई बात नहीं पुत्र रख दे, तो वो सेक्रेटरी को दे दिए पैसे। तो फिर कोई आके उनको कहा कि रफ़ी साहब अब ना ही लेते हैं, कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ तक आके आपको 2,000 रुपये दे रहे आपकी, नहीं मैं उसके ऊपर मेरा कोई ऋण नहीं रखना चाहता कि वो सोचेगी कि रफ़ी साहब ने फ्री में मेरे लिए गाया। तो सच ग्रेट ऋण नहीं रखना चाहता, उसको जो था उसने दे दिया यार। और जेन्युइन पे देख रहा हूँ कि ऐसे थे नहीं, कमाल के व्यक्ति थे वो, कमाल। मैंने मुस्कान के बगैर कोई फोटो नहीं देखी उनके चेहरे पर मुस्कान। और मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि मैं लता जी का भी इंटरव्यू लेना चाहता था, चलेंगे रफ़ी साहब का मैं इंटरव्यू लेना चाहता था। जिंदगी में एक गाना गाया मैंने। हाँ, लाकी हूँ कि मैंने उन्हें किए, मतलब साक्षात देखा है उन्हें। साक्षात देखा? जी। कैसे थे बताओ? मैं तो गुड ह्यूमर छोटे हो। मैं अपनी म्यूजिक में अपने सॉन्ग रिकॉर्डिंग में देखा था उनको। जी। अच्छा। बट व्हाट वैसे ही यही मैं आपको शॉर्ट में वो किस्सा भी बता रहा हूँ कि फिल्म आई थी मेरे पिताजी की फर्स्ट फिल्म जो रिलीज हुई थी एज अ कंपोजर। क्या नाम फादर का नाम? शायद पिताजी का नाम मानस मुखर्जी। ओके। तो शायद ही ओमपुरी जी की फर्स्ट फिल्म थी एज अ नसरुद्दीन शाह। अच्छा, तो श्याम बेनेगल की होगी या किसी की होगी? वो नसरुद्दीन शाह जी हीरो थे। तो जो भी हो, तो उसमें गाना था, रफ़ी साहब गाना सुनकर उन्हें गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने उनके दोस्त को बुला ली, बोले आप आइए। उनका कुछ लेना देना था नहीं इस गाने से, दिलीप कुमार साहब रिकॉर्डिंग पर आ गए गाना सुनने के लिए। वाह क्या, बोले ये नए बच्चे ने गाना बनाया, पहली फिल्म। So these are the kind of people, this was the kind of camaraderie between singer and actor जो आज हम सोच ही नहीं सकते कि किसी का कुछ लेना देना है नहीं उस चीज़ से, मैं किसी को बुला लूँ, यार एक गाना गा रहा हूँ, बहुत अच्छा गाना है, आ जाओ सुन लो, और वो पहुँच भी जाए और बैठ के फोटोज भी हमारे। ऐसी कम्युनिटी कहाँ है आज कितना मिलेगा, क्या होगा, कहाँ से करेंगे? मैं यार अपना भाव दिखाते हैं यहाँ पर, लेकिन वहाँ उस जमाने में एक इमोशंस थे। ऐसे ग्रेट नहीं बनते शान। ग्रेटनेस के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। लता जी का भी देख लो, रफ़ी साहब का भी देख लो, सबका अपना अपना अंदाज होता है। और वो तो एक मतलब चलती फिरती वो थे जो सिंगर हमारे किशोर साहब इतना हंसाते थे। वो करना मैंने इनका एक शो देखा, उनका भी दर्शन हुआ है मुझे। हुआ कैसे? जी पिताजी की कारण मिला वो गाना
तब तो मेरी उम्र फिर भी ठीक ठाक थी, मुझे वो देखा होगा। याद है गाना, उनका चाल, उनकी बातें, उनकी हंसी मजाक। बारिश हो रही थी, ये अगस्त के महीने की 1985 की बात कर रहा हूँ। अच्छा 86 की 1986। हाँ, मेरे पिताजी का शायद वो वन ऑफ हिज लास्ट रिकॉर्डिंग्स महबूब स्टूडियो में, और बंगाली फिल्म की। अच्छा लगा रहे थे। और यशोदा ने मेरे पिताजी के लिए उस जमाने में जहाँ 50,000 रुपए को मिलते थे गाने के, 3,000 में मेरे पिताजी ने गाने गाए। Great. और वो भी भोजपुरी गाना। अच्छा भोजपुरी वो गाना अभी मैं देख रहा था नेट पर आ गया है गाना, लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हुई अभी, किसी ने वो गाने को गाना डाल मिल दिया। गया आपको। प्यारा गाना था वो। केने केने जाई केकरा से जा सुनाई, केने केने जाई केकरा से जा सुनाई, दुख होला रे दुख होला रे पीरितिया माँ, बड़ा दुख होला, केने केने जाई केकरा से जा सुनाई। क्या बात है, मतलब वो जो उछल कूद वाले सिंगर, हाँ, ऐसे इमोशंस में गाने इन्होंने इतने अच्छे गाए हैं कि कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूँ कि और वो एक्टर, उनको कुछ शौक भी नहीं था एक्टर बनने का, हाँ, नहीं। जबरदस्ती बन गए थे, पर उनका जो सही रूप मैंने अभी बहुत अच्छी तरह से बना, वो अपना इनसे सुदेश भोसले जी। सुदेश भोसले उनके अंदर तू हमारा गाना गाता है, तू हमारा गाना गाता है, हाय गॉड जो उन्होंने एक्ट किया, ए मिलाओ मिलाओ, ये हमारा गाना गाता है। तो आपकी जो बात आपने ही कही, वही बात हर एक पर लागू हो रही है। मतलब किशोर वैसे ही थे जो फिल्म में थे ना, आपने कहा ना कि मैं जो मेरे अंदर है मैं वही सामने रखता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो आई थिंक बहुत इम्प्रोवाइज अच्छे और ऑनेस्ट आदमी थे, तो जो दिल में निकलता। सिंगिंग और एक्टिंग में उन्होंने बहुत प्यारी बात बताई थी कि आई थिंक ये लता जी के ही इंटरव्यू में के दौरान लता जी उन्हें इंटरव्यू करी थी, तो वो लता जी इंटरव्यू कर, ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बातें कम इनकी बातें ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग बातें। हाँ, लता जी किशोर की इंटरव्यू, अच्छा, फिर? वन ऑफ हिज लास्ट इंटरव्यूज आप कह सकते हैं। तो वो कह रहे थे कि आप सिंगिंग पसंद करते हैं, एक्टिंग पसंद करते हैं साथ। तो बोले मैं सिंगिंग ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि सिंगिंग सच्चाई है और एक्टिंग झूठी है। क्या बात, क्योंकि जब आपको एक्टिंग करनी होती है तो आपको एक्ट करना पड़ता है, और सिंगिंग तो जब अंदर से निकलना है, अंदर से ही निकलेगा। तो एक शॉट में बहुत नहीं, पर ही वाज रियली शोमैन। गानों के जो उनके किशोर कुमार शो, मैंने एक लगता है शंमुखानंद हॉल में देखा था जी, जो बाद में सरकार ने भी कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करके बंद भी करवाई थी। ग्रेट, सो लेट अस टॉक अबाउट नाउ शान। टेल मी, कहाँ से आप आए हैं, ओरिजिन कहाँ से? हाँ, एक्चुअली मुझे विकिपीडिया ने डाल दिया कि मैं खंडवा में जन्मा हूँ, लेकिन ऐसी बात है किशोर कुमार, हाँ, लेकिन तो मैंने कई बार वो कोशिश किया उसको चेंज करने का, लेकिन मैं तो मुंबई का ही हूँ। अच्छा, मेरे पिताजी मुंबई आए थे 1966 में सिंगर कंपोजर बनने के लिए कलकत्ता से। फिर बीच में 68 में फिर मम्मी से शादी करके उन्हें भी ले आए मुंबई, और फिर आप बॉम्बे पैदा हुए? फिर मैं बॉम्बे की पैदा हो रहे हैं। जी। लाइक मी, इवन आई एम बॉम्बे। हाँ, बैंड्रा बॉय मैं मोटू का बॉय था। जी। तो कमाल है, मतलब तो फिर आप, इसका मतलब है मैं ये नहीं कह सकता, बिकॉज मैंने भी कितने लोगों का इंटरव्यू लिया, स्ट्रगल मालूम पड़ती है। हाँ। अभी जैसे अभी हीरो गया होशियारपुर से आया, लेकिन होशियारपुर से दिल्ली आ गया था, ये मुश्ताक खान बोलता है सर हमारे वहाँ पर फिल्म का स्क्रीन नहीं होता था को, तो पैसा चुरा के हम लोग जाके देखते थे, और कैसे स्ट्रगल, चाहे वो हो, चाहे राजू श्रीवास्तव हो, चाहे वो, इन लोगों का सबके स्ट्रगल करके मालूम पड़ता है कि इंडस्ट्री एवं नहीं बन गई। नहीं। इन लोगों के साथ बनी तो उनके स्ट्रगल थी। पर तुम अभी बॉम्बे में हो, तो फिर बॉम्बे में आदमी माला है, मुंबई देखी हुई, मुंबई में ही हूँ, और इंडस्ट्री में ऑलरेडी पिताजी कोर्स में, तो सेफ रहा, ट्रांजिट सेफ रही, बहुत ट्रांजिट। वो मैं ही अपना मन नहीं बना पा रहा था कि क्या करना है, क्योंकि पिताजी की करियर उस तरह से नहीं बनी जैसे वो चाहते थे। उसकी एक फ्रस्ट्रेशन में वो बहुत कम उम्र में चले गए। अच्छा। और फिर अकेले भाई हो? मेरी बड़ी बहन है सागरिका। बहन और भाई और बहन, वेरी गुड। तो मम्मी हमें संभाली बहुत ही कम उम्र से, और पढ़े लिखे? साल जनवरी में मम्मी डैडी के पास चले गई। कितने पढ़े आप? मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं उसका प्रूफ इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं जाके सर्टिफिकेट लाया नहीं लिया यूनिवर्सिटी से। मतलब एक सब्जेक्ट मुझे वो मम्स या मीजल्स कुछ हुई थी, तो वो एक केटी लग गई थी, वो मैं एटी बोलते जैसे होता है। तो बोले पहले वो एग्जाम देकर उससे पास करके फिर तुम्हें सर्टिफिकेट लेना है। तो मैं एग्जाम तो पास कर लिया, कोई खास एग्जाम थी भी नहीं,
फिर जब मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी गया तब 3-4 बार घुमाए, फिर बोलने लगे नहीं शायद तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है वो कलिना यूनिवर्सिटी चले गया है। ऐसा वो गया है तो अभी आप ही रखे हो मुझे नीचे। मैं परेशान होकर निकल आया। पर तब तुम स्टूडेंट थे कि शान स्टूडेंट? नहीं स्टूडेंट ही था। स्टूडेंट ही था। बट आज इतने नहीं करते हो। वो इतना परेशान हो गया था। अरे छोड़ो, सर्टिफिकेट आप अपने पास रखो, क्योंकि मैं हूं तो हूं। सर्टिफिकेट से क्या होता है ये बात तो सही है। शायद कभी बीए की बीकॉम? बीए किया। कौन से कॉलेज? 12th तक मैं साइंस किया। कौन से कॉलेज? साइंस की आरडी नेशनल कॉलेज जो नेशनल बंदरा। अरे बदमाश कॉलेज है बहुत। जी जो जमाने में और भी बदमाश कॉलेज। अभी तो शरीफों की कॉलेज है। अमजद खान वगैरह का पूरा गैंग वहां से निकला। जी और वो माहौल तब तक भी था। कैंटीन में वो चीजें होती थी और कभी ना कभी मुझे भी फंस गया था। क्या हुआ? कोई सिंगिंग में गए? नहीं कोई खास नहीं। वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा था, मैं कहीं खड़ा था तो एक ऐसा होते ना वो रॉड्स लगते हैं तो उस पर थोड़ा सा ऐसा बाउंस जैसा मिल रहा था तो ऐसे ऐसा बाउंस मारा था वहाँ। तो अचानक कोई यार देख नहीं रहा, कोई उस लंबी सी सलिए के उस तरफ कोई खड़ी थी और इन्हें लगा कि मैं उनको छेड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसी बातों पर छुड़ी हो जाती तो यही रुक, मैं लेकर आता हूँ। इतनी बात के लिए रुकना क्या है, आप भी हो मैं भी हूँ, खत्म करते हैं। तो इस तरह की चीजें छोटी बात। नेशनल कॉलेज के बाद फिर मैं जैन कॉलेज में आ गया क्योंकि फिर देखा कि साइंस करके कुछ हो नहीं रहा है जिंदगी में। पहले तो साइंस पकड़ के बैठा। हाँ एक बार वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरे तभी तो स्टाइल भी था फटे जीन्स का, लेकिन एक ही थे और वो भी फट गए और जूते भी फट गए। मैं बोला यार इससे नुकसान ही हो रहा है, कुछ करना तो नहीं है जिंदगी में। तो एक बार वो फ्रॉग को काटना होता है तो वो भी उछलने लगा। मैं बोला छोड़ देते हैं, आर्ट्स ही करते हैं। तो उसके बाद तो फिर गाना आपको फिर मतलब फादर के बाद आप सिंगर बने या फादर के पहले? हाँ फादर तो मैं तब जस्ट आई वाज। तो हाउ डिड यू गेट द फर्स्ट ब्रेक और रादर स्ट्रगल था उसमें कुछ? बचपन से मैं एज अ चाइल्ड सिंगर तुम जाने जाते थे? मतलब वो जिंगल्स में या फिर टीवी सीरियल में जो बच्चों का कुछ काम हो। टीवी सीरियल ज्यादा गाती थी। हाँ ओके। बाबा जी का बाइस्कोप ऐसे अच्छा आते थे जो उसमें, तो वहाँ पीछे बच्चों की भी आवाजें होती थी। या फिर बहुत सारे जिंगल्स में। अच्छा सो यू वर यूज्ड टू द माइक। early 80s के जिंगल्स करते। But people knew you as a mic man. नहीं बट वो फेज खत्म हो जाने के बाद काफी लंबा गैप तो था और मैं जैसे कि आपको बताया कि मैं भी श्योर नहीं था कि मुझे सिंगर ही बनना है, क्या करना है। अनश्योरिटी तो रहती है, थोड़े टाइम तक रहती है। हाँ मैंने केबल टीवी पॉइंट्स बेचने से लेकर बच्चों को ट्यूशन से लेकर कुछ ना कुछ करना था। हाँ मतलब बुटीक में एज अ सेल्समैन बहुत सारे और जॉब्स किए। तो करते बिफोर गेटिंग मैरिड आई मीन दिस इज जब चाइल्ड मतलब एडोलेसेंस में जब आए टीनेजर्स के बाद एडोलेसेंस और टीनेजर वाली मस्तियां करने का मौका नहीं मिला। घर की माली हालत कैसी थी? हाँ उसी ठीक थी। हाँ मतलब पिताजी के रहते भी इतनी खास नहीं थी, लेकिन वो चले गए तो फिर और भी एक तुम अकेले रह गए? एक सिस्टर है तुम्हारे को, बड़ा भाई? मम्मी कोरस में गाती थी और मम्मी गाती थी कोरस। तो इतने बुरे हालात नहीं थे, लेकिन मैंने तो जैसा भी था मजे लिए। मैनेजेबल था। तो मम्मी ने पुश किया तुम्हें गाने की? मम्मी ने कभी मतलब वो टेंशन नहीं था कि कुछ करना है तुम्हें, बनना है, देखो ये हालत है। मम्मी बहुत रिलैक्स्ड रहती थी और पता नहीं मुझे भी लगा कि कुछ ना कुछ तो मैं बन ही जाऊंगा। कभी वो फीलिंग नहीं आया कि क्या होगा, लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। कभी वो टेंशन वाली बात बनी नहीं दिल में। मतलब मैंने तो एक लिस्ट भी बनाया था कि हर 5 साल कुछ नया करूंगा। उसमें टैक्सी ड्राइवर भी था। अच्छा वो भी मुझे तुमको वैरायटी पसंद है, जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट को अलग अलग रोल चाहिए, तुमको ये भी। अच्छा ये बात है। और देखा जाए तो मैंने गाना तो गाया, लेकिन मैंने टेलीविजन शोज काफी होस्ट किए, फिर जज किया। आई थिंक तुम पहले तुम इसमें आए, तुम एज ए सिंगर नहीं आए, तुम आई थिंक होस्ट में पॉपुलर। होस्ट हाँ मतलब सिंगर भी होस्ट भी, मतलब सब जो मिला करता गया। जो मिला स्टेज पे। अभी कंपोजिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग कर लिया थोड़ा बहुत। वही एक चीज जहाँ फ्लॉप रहा हूँ अब तक। बाकी सारी चीजें शुक्र है, नहीं तो मेरे कंपटीशन में आ जाते। गुड बट देन डेस्टिनी टेक्स यू टू द प्लेस वेयर यू हैव टू गो। अब मैं यूँ कह रहा कि आप हमारे इस इंडस्ट्री के गाने की शान हो, तो ये छोड़िए सब वो एक्सपेरिमेंट उस जमाने में अच्छा लगता है शौक में। तो गुड आई वुड प्रेजेंट इट एज कि आपको पहला मैं कहूँगा आपको पहला चांस कब मिला या पहला ब्रेक कब मिला, जिसको आप ब्रेक कह सकते हैं? जी। वैसे फिल्म के गाने गाने से पहले मैं इंडी पॉप के जगत में आ गया था, जो एक वेव चली थी 90s में।
हिंदी तो pop। वहाँ मैं मतलब उसका भी एक किस्सा कमाल का है। तो मैं जब एक कंपनी थी जहाँ ज़्यादातर आर्टिस्ट जो थे उसी कंपनी में, चूँकि हम लोग जैसे मैंने कहा बैंड्रा बॉय, तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी गाने और उस स्टाइल के गाने काफ़ी गाता था, जिंगल्स भी उस तरह की करते थे, जो इंग्लिश भी गाता था, हिंदी भी गाता था। तो वो एक फोटे थी जो पॉप में काफ़ी अच्छा वो काम आ जाए। तो मैंने उस कंपनी को अप्रोच किया हिंदी pop। कंपोजर, हाँ, कि मैं आपके लिए गाना गाना चाहता हूँ। तो मुझे देख कर बोले वो तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा जो चेहरा शक्ल है ये इसका क्या करें हम? मतलब बोलना मैच नहीं कर रही। हाँ, बोले शक्ल का क्या करूं मैं, जो है सो है। एक्चुअली मैं तभी तिरुपति गया था और वो मैंने बाल कटवा के आए थे। तो बोले कि नहीं सर पे, एक तो कह नहीं पा रहे थे कि यार ये कुछ ज्यादा ही सावले अजीब से, और मैं भी वैसे ही पॉप टाइप नहीं है। हाँ, मैं तभी जो शोज करता था, आपको मैं क्या बताऊं, सॉरी मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ। तो उस पॉइंट पे मुझे इंट्रोड्यूस भी ऐसे करते थे। एक वो फूल और कांटे का एक गाना था जो मैं गाता था, शानुदा का गाया वो गाना, नदीम शर्मा, मैंने प्यार तुम ही, वो गाना। ये तुम्हारा बेस्ट सॉन्ग था। नहीं वो मेरा नहीं, मैं मतलब उसका गाते थे मिलते थे शो करने के लिए। हाँ, वो एंट्री थी। तो वो जो अनाउंस करता था, कहते ये देखो आ रहा है फूल और कांटे का गाने के साथ, और संगीता फूल फूल फूल, मतलब जो मेरे साथ जो गाना गाई थी, और उसके पीछे आ रहा है ये शांतनु कांटा कांटा मैं कांटा आता था फूल और कांटा। तो ऐसे दिन देख रहे थे। तो नेक्स्ट टाइम मैं मिला उनके, सीधा इतने लंबे बाल लेकर गया। मतलब अगर बाल की ही बात है, विग पहन के गए? नहीं मतलब हो गए बड़े गए, समझ लीजिए। फिर गए थे उसके बढ़ने के बाद। तो बोले ये कौन, आप कहीं मिले? वैसे कल ही आया था, आप बोले बाल नहीं है, देखो अभी इतने बाल है। अब तो आपको साइन करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर बाल का मसला है तो देखो बाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आ गए बाल, देखे साइन भी कर लिया पता है, ऐसे गाना भी नहीं सुना। एनीवे, बट दोस वर फन डेज। स्टक विद देम फॉर सम टाइम? यस यू गेट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट फिल्म ब्रेक, तो उसके बाद काफी जैसे वो एक क्यू फंक एक रिमिक्स टाइप का था। मैं एक पॉइंट पे तो मेरा नाम ही बन गया था रिमिक्स किंग, काफी सारे पुराने गानों के रिमिक्स मैंने किया था। तो अब जो कोई मुझे पूछ सकता, नहीं तब तो टी सीरीज थी नहीं थी। ये मैग्नस साउंड की बात कर रहा हूँ। तो अब जब कोई पूछता है कि जो रिक्रिएशन रिमिक्स, इसके बारे में आप क्या कहते हो, ऐसे क्या कहूँ, कहीं ना कहीं मैंने शुरुआती मैंने किया था, सो अभी उसके बारे में मैं कुछ बुराई गलत तो कह नहीं सकता, बुराई भी नहीं कर सकता। तो वहां से करते करते फिल्म का पहला ब्रेक था, एक छोटी फिल्म बनी थी प्यार में कभी कभी। तो उसमें मुसु मुसु हासी देव न लाए लाए, तो मेरा पहला ही गाना था वो। तो माधवन वगैरह कुछ था शायद इसमें? इसमें नहीं, डीनो मोरिया। फिल्म का कॉन्सेप्ट ही था कि हर किसी का फेमस गाना है, सुनाइए जो 4 लाइन सुनाइए। वही मुझे लकीली कहते ना कि फर्स्ट ब्रेक तो मिल जाए, लेकिन फर्स्ट हिट मिलते मिलते बहुत वक्त लगता है। तो मेरा फर्स्ट ब्रेक, मेरा फर्स्ट हिट भी सुनाइए दो चार लाइन। एक तो ये था, मुसु मुसु हासी देव न लाए लाए, मुसु मुसु हासी देव, जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी। और एक वो पहली बार जब हम मिले हाथों में हाथ। तो ये गाने कंपोज किए थे विशाल ददलानी, जो बाद में विशाल शेखर। तो these are the only 2 songs that he has composed as a मतलब फिल्म गाने, as a individual composer, okay. जो मैंने उनके लिए गाया। आगे जाके विशाल शेखर के बहुत सारे गाने गाए ऑफ कोर्स। और तो यहीं से पहला ब्रेक भी और पहला हिट भी बॉलीवुड में। द वेरी नेक्स्ट सॉन्ग आई गॉट टू सिंग वाज फॉर मतलब पर्दे पे थे शाहरुख खान, कंपोजर ए आर रहमान और सुखी जी के साथ डुएट। फिल्म आई थी 1-2 का 4 यस। बस उसके बाद मुकेश जी गाड़ी चली अचानक से, मतलब आप समझ लीजिए कि 2000। You are contemporary to which singers? Kumar Sanu? नहीं, they were much seniors. So they were seniors because you were the recent crop जो आएंगे। तो मैं के अच्छा। मैं हम लोग साथ शुरू किए। ओके। कहीं ना कहीं के मैं फिर और एल्बम, मतलब आपके टाइम पे एल्बम बनने शुरू हो गए थे? क्योंकि एल्बम इज अ न्यूएस्ट क्रिएशन फॉर लास्ट 10 years 5 years। लेकिन उस टाइम पे हम लोग काफी एल्बम्स किए थे तब। लवोलॉजी, फिर नौजवान मेरे सिस्टर के साथ शान सागरी का हमारा एल्बम आया था। तो फिल्म का गाना ये पहला था 2000 में। लेकिन मिड 90s से नॉन फिल्म गाने जो कह रहा था ना, बाल लंबे कर लिए, इंडी वो जो के साथ इंडी पॉप के काफी सारे तभी गाने किए। मेरा अभी जो गाना रिलीज हुआ है, ये गाना भी आज से 40-45 साल पुराना गाना है। कौन सा? और मेरे पिताजी ने कंपोज किया था इस गाने को, कभी रिलीज नहीं हुआ, तो मेरे मतलब नहीं याद है मुझे। और कपिल कुमार जी थे राइटर, उन्होंने लिखा था ये गाना।
लेकिन आज के समय में जो आजकल ये जो लोग बंटवारे कर रहे हैं, धार्मिक अलग-अलग सोच संप्रदाय रहे हैं, तो मैंने कहा कि ऐसे वक्त पे ये गाना सामने लाना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा गुनगुना कर आपको सुना। हाँ सुनाइए सर, तो मेरा सौभाग्य हमारा भाई। मैंने तो काबा काशी मक्का मदीना ढूंढे तीर्थ सारे, नाम पुकारे। मैंने तो काबा काशी मक्का मदीना ढूंढे तीर्थ सारे, नाम पुकारे। ढूंढा नहीं क्यों अपने ही मन में, ढूंढा नहीं क्यों अपने ही मन में, तुझको सांझ सकारे हो मितवारे। कहाँ ढूंढ रहा हूँ मैं काबा का, और मेरे अंदर है वो। अंदर है, उसे मैं अंदर क्यों नहीं क्यों नहीं देखता हूँ? हाँ, मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। जो ही सबसे बड़ी गलती, कस्तूरी मेरे के अंदर होती है और हिरन घूमता है। जी। What a song! तो ये आपके फादर ने कंपोज किया? जी। क्या बात? पुराना गाना, लेकिन अभी मैं इसे उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं फिर से। हाँ, आ गया है। आजकल एक अच्छी बात है कि आपको फोन की इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। मतलब YouTube के होते, मैंने अपना एक बना लो कंपनी खुद बना और लिया उसको, ये बहुत और बड़ा। हर महीने अपने गाने रिलीज करते रहता हूँ। सिर्फ हाँ, लोगों को अब आदत है कि अरे आपके कोई गाने नहीं आते, क्योंकि उनको बॉलीवुड के ही गाने से मुझे एसोसिएट करते हैं, क्योंकि इतने सालों से फिल्मों के गाने गाते आया हूँ। मेरा भी एक छोटा सा कुटिया है, कभी आइए वहाँ मेरे गाने आपको मिलेंगे। नहीं लोग मिस करते हैं। शान म्यूजिक का एक चैनल है, YouTube में फिर गाने में डालते रहता हूँ। Tell me one serious question I would like to put now. जी। How difficult you find music world compared to acting world? मुझे कई बार लोगों ने कहा कि सर म्यूजिक में स्ट्रगल एक्टिंग से ज्यादा, इज इट ट्रू? एक्टिंग वर्ल्ड के बारे में मैं नहीं मालूम है, लेकिन म्यूजिक वर्ल्ड के बारे में आप बताओगे तो मुझे समझ में आ जाएगी। जी हाँ, जी, because you can complete the picture। नहीं, स्ट्रगल एक वक्त में जरूर था, क्योंकि म्यूजिक कंपनीज थी जो डिसीजन लेती थी। उससे पहले प्रोड्यूसर्स है, उससे पहले कंपोजर हैं, तो एक सिंगर को, एक कंपोजर को इम्प्रेस करना होता था, तब जाके उन्हें वो काम मिले। फिर किसी एक्टर के साथ अगर आपकी पर्सनालिटी, वॉइस की पर्सनालिटी मैच हो जाए तो वो एडवांटेज होती थी। तो यू हैड टू हैव अ टिपिकल, जैसे कहते हैं बॉलीवुड वॉइस या हीरोइक वॉइस। तो वो चीज़ें जो है धीरे धीरे काफ़ी हद तक अब निकल गई। अब तो जैसे मैंने आपको कहा कि यूट्यूब है, तो अगर कोई आपको पसंद भी नहीं कर रहा है, फिर भी आप अपना गाना डाल सकते हैं। मतलब वही हो गया कि थैंक्स टू यूट्यूब चीजें बहुत बदली। जी। और डिजिटली अभी ऐसा हो गया है कि सिंगिंग भी बहुत आसान हो गया है। आसान हो गया ना, जो एक वक्त में लाइव था, वो फिर मल्टी ट्रैकिंग पे आ गया। और अब तो इतने सारे अलग अलग ट्यूनर्स हैं, वॉइस प्रोसेसेस हैं, कि आपकी आवाज़ अगर आवाज़ में समझ लीजिए कुछ फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, मतलब लोज कम है या हाइस कम है या कर्कश आवाज़ है, उसको भी आप खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है सर, ये मशीनों ने बहुत हेल्प किया। ये चीज़ें आ गई हैं, लेकिन स्ट्रगल कामयाबी की अगर आप कहें तो नीचे से काम मिलना। फॉर एग्जाम्पल आई मेक इट सिंपल फॉर यू, जैसे उस जमाने में हम एक्टर कहाँ हैं, ऑफिसर्स के चक्कर लगाता रहता। सर ये मेरा कार्ड है, अच्छा एक्टर बनना है, मुझे उसने करके बताया राजू सर, क्या एक्टर बनना है, मुश्ताक खान करके गया। तो ये चीज होती है हर नए न्यू कॉमर्स को। तो आप लोगों के टाइम पे शायद अभी नहीं है शायद, बिकॉज अभी आपके पास में एक अभी एक जमाने में स्टारडस्ट है, सुपर मैगजीन होती थी, मायापुरी होती थी, एक्टर का इंटरव्यू सिर्फ उसी के थ्रू पब्लिक करवाती थी। तो जर्नलिस्ट एक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होते थे। अच्छा इंटरव्यू लेना है, ठीक है, मैं उसको चल मेरे बारे में जब देखना, किसी के बहुत शौक होता। अभी तू हट यार, मेरे पास खुद का अपना एक चैनल है, मैं उसके ऊपर ब्लॉग भी डालूंगा, इंस्टाग्राम है, वो ग्राम है। तो वर्ल्ड बदल गया है। वैसे तुम लोगों का भी स्ट्रगल पीरियड शायद इसकी वजह से कहा कभी तुम खुद गाने डाल सकते। हाँ अभी की बात है, लेकिन हाँ आपने ये बात सही कही। जब मैं शुरू किया था तब तो माहौल वही था, कंपोजर आपको बुलाए तो जाकर वहाँ ऑन द स्पॉट जाके गाना सीख कर। हमारे कुछ 5-6 साल पहले तक ट्रेंड थी कि आपको रिहर्सल पे जाना है और गाने को पहले अपने स्केल के हिसाब से, अपने स्टाइल के हिसाब से आपको सेट करना है। कंपोजर को तसल्ली हो जानी चाहिए कि हाँ ये गाना भी रेडी है, फिर फ्लोर पे जाके उसकी रिकॉर्डिंग होती थी। लेकिन मैं जब तक आ गया था, जो हमारे सीनियर कंपोजर्स थे, जैसे राजेश रोशन जी हैं, अनु मलिक जी हैं, जतिन अली जी, जो जिन्होंने 90s 80s में जिन्होंने काम किया है, तो उनके साथ वो तरीका रहा था कि पहले आओ। अनु जी के बाद सुबह 9 बजे, मुझे उतनी सुबह उठने की आदत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बुलाया तो जल्दी सो जाओ, रात को आवाज़ सही रहे सुबह।
तो रिहर्सल्स होती थी, फिर जाके रिकॉर्डिंग होती थी। लेकिन जो नए कंपोजर्स आए वो सीधा माइक पर बुला लेते थे, उनको मालूम है कि 19-20 है तो मैं ठीक कर लूंगा, वो ठीक हो जाएगा। नहीं, वहीं आपको सीखना है, वहीं आपको गाना है, वही आपको सीधा वही गाना है। बिजी रहते थे, मतलब वो ऐसा सिस्टम बन गया था, वो हारमोनियम पे सिखाना, वो सारी चीजें निकल गई थी। मतलब लता जी के टाइम का, रफ़ी साहब के टाइम का, इवन मैंने उनके बारे में कॉन्सर्ट्स के बारे में सुना है, उनके शोज के बारे में सुना है कि शोज के पहले रिहर्सल्स करती थी, वो पूरी के पूरी साजिंदों को बिठाती थी, वहाँ पर जाके बिठा। तो व्हाट अबाउट यू व्हेन यू सिंग फॉर स्टेज? जी जी। आप टेंशन में रहते हो, रिहर्सल करते हो, रियाज करते हो, या तो मैं साउंड चेक भी नहीं करता सीरियसली साउंड चेक भी नहीं करते? क्या बात है। कई बार मैंने साउंड चेक किया है, तो साउंड चेक में सब जब सही होती है ना, स्टेज पे गड़बड़ होता है। तो लाइक यू सेड डेस्टिनी है, ऐसे बस भगवान का नाम ले लो, तभी तुम्हारा नाम शान पड़ा है, तभी पुशअप मार लो, तुम लगता है अपने नाम से थोड़ा सा तुम्हारा जॉगिंग कर लो और पहुंच जाओ स्टेज पे। जो होगा देखा Of course, मैं थोड़ा अपना रियाज वॉइस की ट्यूनिंग तो करनी होती है। पर करते हो सारे गामा पता से जी, जी, जब वो अपना हारमोनियम वगैरह जो होना चाहिए? जवानी के दौर पे नहीं किया था, अच्छा, बट ये अब जब लग रहा है कि जरूरत है कि अब वॉइस साथ कंट्रोल में है। हाँ, नहीं रहती है। 40 के बाद जैसे कहते हैं थोड़ा सा खाना तो कुछ कोशिश खाते करें। थे ठीक है, लेकिन 40 के बाद हाँ, कम खाओ, तो ये लागू है इसके लिए? तो जी जी, अभी तो मेरे हिसाब से अब मैं जो गा रहा हूँ, मैं आई एम सिंगिंग मच बेटर देन आई एवर डिड। जी, आई थिंक दैट्स अ कॉन्फिडेंस फैक्टर। और मुझे उदित जी ने एक बहुत अच्छी उदित ने कहा था, कही। अच्छा? जी जी जी। तो उन्होंने कहा था कि आप जब गाते हो तो फिर वो उदित जी की बात आती है, उदित जी वाली स्टाइल, पहाड़ी स्टाइल। तो देखिए, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, एक कमाल का सीक्रेट, किसी को बताना मत, लेकिन बहुत काम आता है। आपको मैं पसंद करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब गाओगे ना तो वर्ड्स पर सोचो, तो वन वर्ड्स पर सोचो, वर्ड्स पर सोचो। हाँ, आप ट्यून मतलब सुर पर ध्यान ना देते हुए शब्दों पर ध्यान दो, तो ऑटोमेटिकली वो जो एक सुर का जो टेंशन होता है ना, वो निकल जाएगा। और शब्दों को जो आप, उसकी उच्चारण भी साफ हो जाएगी, और उसकी मीटर, उसकी जो जिसे कहते हैं ना फ्रेजिंग बिकम्स मोर एक्यूरेट। तो वो मैं जब करके देखा, मुझे बहुत काम आया। सही बात लेकिन वो है। सीक्रेट मैंने रखा, जिससे मिलता मैं बोलते रहता हूँ। तुम स्टेज से एंकरिंग करके निकले ज्यादा, या तुमने कहा इंडी पॉप किया था? आई थिंक कुमार शानू और किसका एक और का नाम मैंने सुना था, ये लोग सारेगामा वगैरह की वो करते थे, तो आपने भी एंकरिंग वगैरह की? जी 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 जी। सोनू निगम या कोई कॉन्टेस्ट किया है? मैंने सारेगामा का जो वो शो था, सारेगामा पा, सारेगामा पाया, सारेगामा से सारेगामा पा हुई, जब मैंने अपने कदम रखे शो पर, लेकिन as you were the host 2002 till 2007 calling the contestants and yes, बहुत मेहनत। बहुत इम्पोर्टेंट एक पोस्ट हो गई थी वो एंकरिंग की, लोग नोट करते थे, और कितनी कॉमेडी लाओगे उसमें, कितनी ह्यूमर लाओगे। और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मुझे हिंदी नहीं आती थी। अच्छा, हिंदी में बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा, क्योंकि एक तो बंगाली, तो बंगाली में क्या है, जेंडर नहीं होते, तो पुलिंग को मारता है। आप किसी बंगाली से आप देखिए, आप हिंदी बुलवा लीजिए, वो यही गड़बड़ होने वाला है। तभी तो बोलते हैं 40-50 साल भी बम्बई के हों, फिर भी हिंदी बोलते वक्त ना वो का की कू का गड़बड़ होता है। तो वो, और फिर मैं जहाँ पला बड़ा इन अ वेरी कैथलिक एनवायरनमेंट, तो मोर ऑफ अ मतलब फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही हो गई थी। फिर अचानक से ये अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैंने कहा, मैं ना तो नहीं कहूँगा, मैंने कह दिया ऐसा भुगतो, अब मुझे तो आती नहीं है हिंदी, भी क्या करूँ, बात पे कट, बहुत हरिहरन जी, आपके नेबर, आप ये किस्सा उनको पता होगा, वो आए थे एज अ जज, तो बैठे थे और बार कट हो रहा। मैं उनको, मतलब ऑब्वियसली इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, उनका वक्त भी जाहिर हो रहा है क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं उनके पास गया और रो ही दिया, बोले अरे जी आई एम वेरी सॉरी, पता नहीं मैंने कौन सी वो मनुज वक्त थी कि मैंने हाँ कह दी कि उसको हिंदी आती नहीं है, और ऊपर से होस्ट बन गया, मतलब इनवाइट कर रहे लोगों को, हाँ, और होस्ट हो रहा हूँ आपके साथ, अरे रिलैक्स जस्ट। और गजेंद्र सिंह जी ने बहुत सपोर्ट किया। गजेंद्र सिंह वाज गुड डायरेक्टर वो भी जाके बोले कि सर इनका थोड़ा सा ऐसा है, तो यार उनको बोलो गड़बड़ हो तो स्माइल करते रहे बस, डोंट लूज योर स्माइल, मुस्कुराते रहे बस, स्माइल में गलती निकल जाएगी तो गलती भी निकल जाएगी। तो और वो जो आपने कहा ना कि कोई कहते ना आपका ये उच्चारण ये वो, अपना आप समझ गए ना, बस समझ गए, हम कन्वे कर दिया, इतना कॉन्फिडेंस आ जावे ना तो फिर फर्क नहीं पड़ता। जी। बट तुम सक्सेसफुल हो गए थे फिर एज ए होस्ट, और क्योंकि मैंने बहुत फॉलो नहीं किया, बट
यू वर सक्सेसफुल? हाँ, धीरे धीरे हिंदी ऑफ कोर्स सुधर गई और काफी उसके लिए अवार्ड्स भी मिले मुझे एज अ बेस्ट होस्ट। और काफी उसके बाद होस्टिंग मैंने बस इसलिए छोड़ दी कि बहुत मेहनत जाता है उसमें। रिहर्सल जाओ, मिलो। सबसे प्रॉब्लम आप तो, मैं तो चश्मे उतार के ये यहीं रखे ना, तो फिर जब ये टेलीप्रॉम्प्टर वाला जमाना आ गया, ओह, सामने तो टेलीप्रॉम्प्टर। सामने टेलीप्रॉम्प्टर से आपको पढ़ के करना होता है, तो तब मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो बोलते नहीं चश्मे से शाइन आ रहा है तो चश्मे हटाओ ले नहीं चश्मे सकते हो, तो इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है अब मैं पढ़ ही नहीं पा रहा। तो और तब तक मुझे बाय हार्ट करके बोलने की आदत आ गई थी, तो 2-3 पेज में पूरा रट के कर देता था और बाकी सब वाज मोर इंटरैक्टिव। तो धीरे धीरे वो माहौल बदल गया, तो फिर मैंने कहा कि वो मजा नहीं आ रहा है अभी होस्टिंग का। और हाँ, फिर अंदर मैंने- से निकलती हाँ, जब तक एंजॉय करते और तब तक क्या हो गया, मुझे जज का ओहदा मिलना लगा इधर उधर एज अ जज रियलिटी शो में। रियलिटी शोज में। तो उसकी क्या तुमको मजा लेकिन आता है? अब होस्ट कर रहा हूँ फिर से एक अब फिर शो, से होस्ट कर रहे हो। इतने साल 15 साल बाद, और ये भी बहुत अनूठा शो है सर, बहुत अलग शो है। क्या है? मेरे भाई प्रिय मित्र मिक्का सिंह जो है, हाँ, तुम बता रहे थे मिक्का वो सिंह। शादी करने जा रहा अच्छा। है, तो उनका स्वयंवर रचा जा रहा है ओके। और मैं बतौर होस्ट उस शो को मैं होस्ट कर रहा होस्ट कर रहा हूँ। बड़े भाई भी, हाँ। और उनको उनका साथ दे रहा हूँ हाँ। इस स्वयंवर में। तो वो भी होने जा वो रहा है। बोले कि मेरे चांद मुझे संभाल लेंगे, उसे ले आओ शो में, वरना गड़बड़ हो जाएगा। बट इट्स अ स्वयंवर शो, इट्स नॉट रियली जैसे एक बार बीच में शादी कर। नहीं, इट इज मतलब इट इज अ शो वेयर ही विल चूज हिज। या बट इन Wife to चूज एंड कीप और चूज एंड, जैसे पहले बीच में आया था शो, शादी करते थे फिर छोड़ देते थे, बीच में बना था एक शो नहीं, जहाँ ये पर- तो मतलब है खुद तो तो serious। शादी नहीं कर रहे ना, नहीं, एक्चुअली पिछले 5 साल से कोशिश है कि शादी कर रहे थे, लेकिन वो कोशिश सब नाकामी हो रही थी, समझ नहीं पा रहे थे कि किससे सही है करें? गलत है कैसे है क्या निर्णय है। नहीं ले पा रहे। तो ये ऑफर आया उनको, तो उन्होंने कहा कि चलो यार इसी में इसी में अगर मिल जाए सही तो अच्छा हो जाए। वो भी- आगे आगे क्या होगा देखते हैं। हाँ, वो भी But ग्रेट it's ग्रेट serious। ग्रेट आदमी है वो भी, मिक्का सिंह भी जो है, अपने तरफ। बट तो ये भी एक नई चीज कर रहा हूँ जो मैं पहले कभी की नहीं, इस तरह का नॉन म्यूजिक शो को होस्ट करना। बट वी मेक इट म्यूजिकल, आई एम श्योर। तो यू आर हैप्पी विद द ऑफर्स कमिंग फ्रॉम फिल्म्स, और यू आर ऑफ बिजी विद द एल्बम्स, और यू आर बिजी विद योर सॉन्ग्स? नहीं, of course I would love to get offers from the from films. films, लेकिन किसी कारणवश मुझे भी नहीं पता उसका क्या रीजन है, लेकिन आई थिंक एक शेल्फ लाइफ होती एक है। shelf life कहीं भी ना होती कहीं है, हमको but- लगता है कि अब यू नो नई आवाजों की दौर है। आवाज तो ऐसे निकल के आई है जो मैं कभी कभी बोलता हूँ कि रफ़ी साहब को एक तरफ रख दो पलड़े पे, जी, जी। और यहाँ पर 10 सिंगरों को बिठा दो, तो फिर रफ़ी साहब का पलड़ा ऐसा रहे। आज कोई भी सिंगर बन जाता उस है, बर्थडे में आप उनको रख भी नहीं सकते। रख नहीं सकते। पर लेकिन आई थिंक आज का जो ट्रेंड है, हाँ। उनको थोड़ी सी जो एक एमेच्योरिश या रॉ जिसे कहते हैं ना, उनको कि चाहिए। वो चीज पब्लिक को पसंद आ रही है कि वो बहुत सधे हुए फिर आवाज़ों को मेरा सुनकर- क्रिटिसिज्म पसंद ठीक नहीं है। लोग चाहते ही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको नहीं चाहिए पूरी तलत महमूद या वो। सिंगर्स हैं जैसे सिंगर्स हैं जो बहुत मतलब दे प्ले इट वेरी स्मार्ट, वो चाहते हैं तो बहुत अच्छा गा सकते हैं, लेकिन वो उसमें एक ड्रॉल रखेंगे। आप लेजी टंग कह रहे थे, दे यूज अ लेजी टंग नाउ टू सिंग। आपकी जो तलफ़ुज़ है उसको उतना साफ नहीं रखना है, आपकी जो एनंसिएशन है उतनी क्लियर नहीं रखनी है, आकार ऑलमोस्ट मुंह बंद है और आप गाना गा रहे हैं, तो वो टोन लोगों को पसंद आ रहा है। जैसे कि कुछ गांजा या चरस का कोई इन्फ्लुएंस है उसमें वो गा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं, फिर भी वॉइस में voice वो में- नशा पसंद मतलब है। खामियों को यूज कर, हाँ, और जानबूझ के खामी जहाँ डाल भी आप के। सांस ले रहे हैं, और जिन चीजों को हमें सिखाया गया था कि ये बिल्कुल जोर से सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए गाने सांस में। की आवाज आनी ही नहीं चाहिए। हाँ, वो तो मतलब ग्रेटनेस हो तो उसी आप में। देखिए वो लता जी वगैरह में मालूम नहीं पड़ता था कब ऊपर गई है कब नीचे आई है। सांस की आवाज आप नहीं सुन तो सकते। वो तो सबसे बड़ी बात ये है सारी सिंगिंग की। टेक्निक्स, अब ये सारी टेक्निकल चीजों को आपको हटाना है और उसको आप बिल्कुल नेचुरल कैजुअल रॉ स्टाइल में गाना, तो वो काफी काम कर रहा है। गानों के नंबर्स पर गाने की हिट की स्टैंप लगती है, हिट है, हिट हो गया तो हिट है तो फिट है, मतलब यही बात है। हाँ, तो वो हो जाता है कि जितने ज्यादा लोगों के पास वो गाना पहुंच सकता है। अब अगर आप सोचे, ये बहुत लॉजिकल बात है कि म्यूजिक जैसे हर चीज, एक्टिंग के बारे में, रियल एक्टिंग के बारे में 1% 2% ऑफ द पीपल माइट अंडरस्टैंड एट द मोस्ट। और समझने में समझ लीजिए, चलो रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप 3% कर दो, 4 कर दो, मैक्सिमम
बाकी सब कुछ मार्केटिंग है। बाकी सब मार्केटिंग अगर मैं कहूँ कि पर मैं अच्छा ना भी हो तो भी बिकता है। हाँ, वो चल जाएगी चीज। सेम विद सिंगिंग, एट द मोस्ट प्रॉपर सिंगिंग, टेक्निकलिटी समझना 1%, एंजॉय करना, चलो 5%, हर कोई म्यूजिक एंजॉय करता है, लेकिन समझदार एंजॉय करने वाले कम होते 90% है हैं। ही अगर नहीं। आप म्यूजिक 90% के लिए बनाते हैं जिनको म्यूजिक की समझ है ही नहीं, तो यू हैव अ मच बिगर ऑडियंस देन दैट 5-6% who need to be impressed by you. So ठीक है, वो 5% मुझसे इम्प्रेस ना हो, मैं ऐसा बनाऊं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर तो चीज बनाऊं। शान उसके लिए मेहनत चाहिए, नहीं, वो जिससे चीज़- कतराते हैं वो लोग, इसलिए वो लोग इजी रूट हाँ, वो पकड़ते हैं। इजी रूट, और जिसे बिल्कुल नहीं आता उसके लिए वो रूट पकड़ना और आसान है। और आसान है। और मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम आर और आज की देयर। तारीख में जो ज्यादातर जो म्यूजिक बना रहे हैं, जैसे अभी मैं खुद को कंपोजर बन गया हूँ, तो मुझे भी उतनी जानकारी नहीं है जितने मेरे पिताजी को थी या उस जनरेशन के लोगों को थी। अलग अलग, चाहे फोक म्यूजिक हो, चाहे क्लासिकल म्यूजिक हो, चाहे अलग अलग देशों की वर्ल्ड म्यूजिक है। उस जमाने में कहाँ कहाँ वो बेचारे, मैं याद है दैट ले आकर सुनते थे, और उनकी ये भी थी कि मेरी किसी तर्ज से किसी और की तर्ज बिल्कुल नहीं मिलनी नहीं चाहिए। चाहिए। सबकॉन्शियस में भी आ गया तो मैं किसी और का म्यूजिक नहीं सुनूंगा। तो वो तो चलो कुछ ज्यादा ही प्योरिस्ट थे, लेकिन तुम कोशिश बात कर- अब यहाँ कोशिश आया। करते। लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ बहुत अच्छी चीजें बन रही हैं, और- डेफिनेटली बनती है। मैं किसी को जी, वो नहीं जी, कहूँगा, बट एक बात हो रही है। मैंने शान द सिंगर को बुलाया था, अभी मैं लगता है कि शान दी कंपोजर एंड दी फिलोसोफर को बुलाया है। पब्लिक शिकायत करेगी, अरे क्या बोलते जाते हो, बोलते उनको कहो ना कोई गाना सुना नहीं, हमको। नहीं, तो बात सही है। आपका गाना कोई आई थिंक पब्लिक को सुना दे तो लगेगा कि मैंने शान द सिंगर को बुलाया जी, 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 है। जी, क्या जी, कौन सा जी, कोई अच्छा गाना सुनाइए कि माहौल चेंज है। कि हम लोग, मैं हमेशा जाता हूँ तो सीरियस में घुस जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, अच्छे कोई भी 2 लाइन गुनगुना दो, कोई भी जो तुमको दिल से लगे तो। ठीक है। इस गाने के लिए मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा अवार्ड मुझे मिला कि आशा जी ने बहुत पसंद किया इस Really? गाने को, और मेरी सिंगिंग को, तो मैं वही गाना सुना बताइए। तो मॉन्टी शर्मा जी ने कंपोज किया है, समीर जी ने लिखा है। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, क्या बात है। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, हाँ तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लगे रे, रब भी दीवाना लागे रे हो। क्या बात। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। क्या बात है। तुम्हारी शान तुम्हारी आवाज में अच्छा ही है। मैं तुम्हारी तारीफ फेस पे कर रहा हूँ। अगर कोई मेरी आवाज को सुने तो उसमें से दे शुड फील हैप्पी, फील गुड, दे You शुड have नॉट that- फील you have डिप्रेस्ड। that, हाँ, मेरा वो एक रखता हूँ कि आवाज में कुछ ऐसी चीज ना करूँ जिसमें कुछ नेगेटिव बात बढ़िया, क्या बात है। पॉजिटिविटी लोगों को मिले। पॉजिटिविटी मिले। You are known as a singer who is an inspirational singer, जिसमें हमारे यहाँ पर कुछ वक्ता होते हैं जिसको हम मोटिवेशनल वक्ता बोलते हैं, वो मोटिवेशन करते हैं। तुम्हारी आवाज का थोड़ा सा जैसे, तभी मैंने जब गाना आया था वैसे मैंने बहुत सारे आइटम गाने भी गाए हैं, ऐसी बात नहीं है। गाए होंगे, लेकिन मस्ती But नहीं हो रही, लेकिन मस्ती जो आदमी में आइटम गाता है अश्लीलता जरूरी नहीं होती। जरूरी नहीं है कि वो यहाँ गा सकता है। जी, जी, जी। ये आदमी लता जी जो कर सकती थी, वो लता जी आशा जी का गाना भी कभी कभी गा लेती थी। हाँ, नहीं नहीं, लेकिन मैंने अगर बहुत सारे ये अजीब अजीब गाने भी किए हैं। लेकिन आशा अब जी situation है तो आशा क्या जी को करें? बोलो लता जी की तरह करो, शायद उनको एक्टिंग करनी पड़ेगी अपनी तरफ जी, से जी। एक्स्ट्रा। जैसे मुझे आप कहो कि मैं विलन का रोल करूं, जी जी। मेरे को आज करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। अमरीश पुरी के बाद में कई लोगों ने कहा था सर आप रिप्लेसमेंट है, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा हीरो से मौका। तो वो करने के लिए मुझे कर जाऊंगा मैं, पर एक्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ, वो फोटे सबकी अलग अलग होती है कि जैसे लता जी शायद आशा जी के स्टाइल पे गाने लेकिन गाए आशा जी उन्होंने। करेंगी उसमें वो नहीं पर बात हाँ, नहीं वो बनती, प्योरिटी वो जो बात लता नहीं जी की, बनती। हाँ, वो अलग चीज़ है। बिकॉज उन्होंने एक बना ली जी, style, जी, जैसे जी। तुम कहते हो अंदर से निकल जैसे मैं वर्सटाइल सिंगर माना जाता हूँ, लेकिन कुछ जॉनर्स है जो मैं निभा जाऊंगा, लेकिन जीऊंगा नहीं, उसे ठीक से नहीं कर पाऊंगा। बट कर जाओ, लेकिन लेकिन कर आर्टिस्ट, जाऊंगा। you're an artist. हाँ, वो कर लेंगे हम लोग। You have to, वो challenge मिलता है। आइटम सॉन्ग्स हो या फिर थोड़े सेमी क्लासिकल गाने हो या फिर एकदम पॉप सॉन्ग्स हो, वेस्टर्न टाइप के गाने हो, तो कोई वेस्टर्न टाइप गाना सुना कोई गाया है? हाँ वो तो वेस्टर्न पॉप म्यूजिक पसंद करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, करते हो? तुमने कहा इंडी पॉप किया है जी तुमने। जी जी जी। बताओ एक गाने की कोई 2 लाइन सुना। तो मैं पसंद इतना नहीं करता उनको, माफ जैसे करना।
ये एक्चुअली ये गाना जो है ये नेशनल गाना था अवार्ड मिला और हाँ National- इसके लिए मतलब जिनका गाना था उन्हें अवार्ड मिला था ब्लू वन लव। दिस इज मेड आफ्टर 9/11 जो सिचुएशन हुआ था ना। अच्छा, अमेरिका में जब 9/11 के हाँ, बाद। तो उसके बाद ये गाना था तो उसमें मैंने तो मुझे सिर्फ हुक लाइन गाने थे उसके, तो घर से निकलते निकलते स्टूडियो पहुंचते पहुंचते मैं वो गाना सुन रहा था तैयारी करने, तो मैंने बोला इसमें मैं हिंदी लिख लेता हूँ और उनको भेज देता हूँ मुझे पूरा और अगर उन्हें पसंद आ जाए तो रख लेंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ और वो कोलैबोरेशन बन गया। तो वो गाना था क्या मैंने सोचा और क्या हुआ, एक्चुअली सीरियस गाना है। क्या दिल ने चाहा और क्या मिला, अब जीत कैसी और हार क्या, किस पे भरोसा एतबार क्या, फिर भी दिल में आस है आंखों में तलाश है वो तुम जो साथ हो। alright, एक सुबह आएगी रोशनी जो लाएगी अब की जो रात हो। वन लव धड़कन कहे वन लव मिलकर रहे वन लव एक आसमां हाँ एक चाह वन लव नहीं जोश। इस तरह का एक क्या मैंने बात है। लिखते लिखते वो बना दिया था। वन लव फॉर द मदर्स प्राइड वन लव One love. फॉर द वन लव इज दैट थिंग। जैसे वसुधैव कुटुंबकम वैसे जी, वन जी, लव वन लव कि हम सब एक हैं। साथ में प्यार। और हम सब तो मुझे हाँ ये जो पसंद किया सिंपल बहुत। फिलोसफीज है कि इंसानियत बिफोर Anything before इंसान बनाओ आप इंसान। तो वो यू लाइक जब भी दैट वो तो उससे मैं या तभी आपके अंदर वो करते रहता आवाज हूँ। आवाज भी अपने कैरेक्टर से निकलती है। जी जी आई थिंक तुम्हारी पहचान वही है कि योर सॉन्ग्स लुक ऑल लवेबल। देर बिकॉज तुमने जितने भी गाने सुनाए हैं मुझे वही एक इमोशन आती है कि तुम अच्छी चीज को अच्छी एक्सप्रेस कर, ऐसे तुम नेगेटिव ट्राई कर रहे हो शायद किशोर कुमार तो तुम नहीं हो कि तुम दोनों कर पाओगे उसे को उधरिए बट करती थी गाएं यू डिलिया बुढ़िया कुछ किया है हाँ जी जी किया? हाँ बहुत नहीं कमा किया इस दिल ने ऐसे भी गाने क्या किए। है ऐसे क्या बात? और अब मैं ये फंक्शनों में कर रहा या- हूं, तो ऐसे भी कुछ गाने मैंने फंक्शनों में या कैसे नहीं मतलब रिकॉर्ड भी किया रिकॉर्ड किए हैं ऐसे गाने। जिसको रिमिक्स तुम बोलो अभी मैंने एक पंजाबी स्नाइपर उसके लिए काफी मेरी जो ऑडियंस है मुझे काफी मिक्स्ड रिपोर्ट भी मिली, गाली गलौज भी हुए कि ऐसे गाने क्यों करते हो, ऐसे हर किस्म के गाने करने चाहिए, उसमें क्या है। ऐसे आंख तेरी कौन- स्नाइपर स्नाइपर चला वे सीधा गोली इस तरह के गाने किए हैं। क्या बात है करेगी मेरा मर्डर तू पहले क्यों ना बोली मतलब हर किस्म ट्राई करने में क्या अर्ज है। नहीं तुम मैंने acting तुम भी कर ली खुद थोड़ी सी, भी कहते और एक्टिंग डॉन भी वॉन कर बन ली के, हाँ। और तुमने कहा मैं हाँ बोलता हूँ हर चीज जी, 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 तो तुम life वो में। कि जिसमें ग्रीन कर्टन ग्रीन लाइन है आई हाँ, आई हाँ। आपका स्वागत है आई जी ये भी जी कहते जी थे। जी हाँ, फन लाइफ लिव इट अप। एक बीच में एक दौर आया था पॉप सिंगिंग तो नहीं बोलूंगा बट पंजाबी एल्बम्स फ्रॉम जी लंदन जी 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 यू नो जिसमें हम हनी निकले थे पता नहीं शनी जी, जी, निकले थे जी, कि जी। मनी निकले थे और ऐसे ऐसे गाने आते थे जिसमें हिंदी में भी पंजाबी घुसनी शुरू हो गई थी जी। आई थिंक जस्ट टॉकिंग अबाउट 10 years में भी या तो वो फेज तुमको क्या लगा था सही लगा था या नहीं वो एल्बम बनने शुरू हो गए थे जी 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 और mostly लंदन से आते थे। एक्चुअली लंदन हो या पंजाब हो या पंजाबी हो या फिर वहाँ पंजाबी, जाके कनाडा आज से की तारीख में पंजाबी से नहीं हो हिंदी, पंजाबी मतलब जैसे पहले उर्दू उर्दू वाजम हिंदी का है हिंदी बहुत ज्यादा हार्ड लगता था स्पेशली गानों में रखने के लिए ना कि वृक्ष या से पेड़ कृतज्ञ के बैठा कृतज्ञ कृतज्ञता है कृतज्ञ वो, तो उर्दू help करता था। बट अब क्या हो गया कि वो भी मतलब क्लीशे हो गए हैं कि इतना ज्यादा यूज हो चुके हैं, तो वही बात आप पंजाबी में कह देते हैं तो लोगों को उसका मजा मीठा पंजाबी मिलता जुलता भाषा इतना ज्यादा नहीं हाँ वो तो सब सुन तेनू चुके हैं और इतना तेनू मैं की प्यार करना है करा, तो तुझे मैं इतना प्यार करता हूँ कितनी बार कहें तो तेनू इतना मैं प्यार करा नयापन लग रहा है इसमें तो Yeah, you're right, you're right. अब पंजाबी का यूसेज इज नॉट द इशू बट या देयर शुड डेरोगेटरी चीज नहीं होनी चाहिए ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन जितना हाँ बिकॉज उसके सब में प्यार का ही होता है तू और especially- मेरे गली आया करो मेरे घर आया करो ऐसी अभी इन चीजों को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, दे डोंट टेक इट हैज इट फेडेड डाउन हाँ तो ऑडियंस जो है वो समझते हैं कि ये बस इट्स टाइम पास, यू नो लेट्स नॉट गेट बट तुमको लगता नहीं शान कि हमारे जो एक विरासत है म्यूजिक की आजकल की इस तरह की जो सिंगिंग बहुत इजी हो गई है कहीं हमारा डाउनफॉल तो नहीं हुआ म्यूजिक वर्ल्ड में? हाँ
स्टैंडर्ड वाइज आई एम नॉट सेइंग जी जी, नहीं मैं इस बात को और घुमा फिरा के तो और बोलेंगे, बिल्कुल हुआ है वो- डाउनफॉल, वो इसमें है, कोई वो दो राय है। नहीं है। और डाउनफॉल इसलिए भी हुआ है कि जैसे आपने कहा कि एक वक्त था जहां गाने की ऑडियो पर जितना खर्चा होता था शायद उसके वीडियो पर उतना खर्चा नहीं होता। ऑडियो पर अब आप समझ लीजिए, जैसे आप लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी के गाने, मैं भी उनकी रिकॉर्डिंग्स देखा हूँ, मेरी मम्मी कोरस में गाती थी, मैं स्टूडियो में 100-150 म्यूजिशियंस कोरस में ही 12 लड़के 12 लड़कियां, सो दैट्स 24 जस्ट सिंगिंग कोरस। तो ऑब्वियसली एक कलेक्टिव एनर्जी, कलेक्टिव मैजिक जो क्रिएट होता था उसमें, और ऑब्वियसली उसमें पैसे लगते पैसे भी लगते थे उस जमाने में। आप देखो उसी गाने को आप पिक्चराइजेशन बहुत सिंपल, बस वही बगिया में गा रहा है हीरो हीरोइन, लेकिन अब हो गया कि पिक्चराइजेशन इज गोइंग इनटू crores and music is being made for in Pennies. literally free. Literally free, तो there is no absolutely, budget for music, तो absolutely. ये चीज हो गई। लोग म्यूजिक को सुन भी रहे हैं फ्री, ऊपर से फ्री भी आ फ्री में गया। सुन रहे हैं, वो सिर्फ स्ट्रीमिंग एप्स पर 8-9 रुपीज या कोई भी आप प्रीमियम कर लो, गाना या तो में आप कुछ पैसे ना दो तो आप थोड़ी एड्स देखोगे, फिर आप गाना सुन लोगे। तो जब किसी चीज की तरह वैल्यू गिर जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी बनाने वाला भी हाँ Sad, but I know the world will continue like that. Hopefully, yes, they will मुकेश be. खन्ना कुछ भी बोले, शान कुछ भी बोले, लोगों ने वही करना है जहाँ पर पैसे बचते हैं। और पैसे बचने में कोई बात नहीं, हमारा देश बहुत महान है। Let's come to the end of this program. Beautiful conversation I had with you. We can say it in Hindi word. बहुत ही शानदार conversation हुआ है। कोई संदेश देना चाहोगे मे बी स्ट्रगलर सिंगर्स को, मे बी दी, बिकॉज उसके वर्ल्ड को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। जी जी, तुम मैसेज देना चाहोगे अपनी व्यूअर्स को, ऑडियंस को? मैं बस जो संगीत में रुचि रखते हैं, जिनको सिंगर बनना है, उनसे बस यही कहूँगा कि ये एक ऐसी बीमारी कहूँ या एक ऐसी चीज़ है, एक बार आपके जहन में आ जाता है कि मुझे गाना गाना है, तो चाहे उसके लिए मतलब आपको कामयाबी मिले, गाना भी मिले ना मिले, वो फिर वो निकल आप सिस्टम से गाओगे निकल नहीं कोई सकता। कायनात नहीं तो रोक सकती, पूरी मेहनत करो, पूरी तरह से खुद को तैयार करो और क्योंकि गाकर जितना मजा आता है, you don't need fringe benefits of that. Exactly. Singing itself Singing is so much आपको fun. relaxation तो देता है। पूरी चीजें तो छोड़ो मत, कोशिश करो और अपने लिए गाओ, को इम्प्रूव करो। हाँ, इम्प्रूव भी करो, पर अपने लिए गाते जाओ, गाओ, एंजॉय करो, और जब आप खुद एंजॉय करोगे, आप जैसे बाथरूम में आप एंजॉय करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल उस तरह से ही गाओ और इम्प्रूव करते रहो, मेहनत करते Improve रहो, हो जाएगी। मेहनत का फल हमेशा मिलता है इंसान, आज नहीं तो कल। अगर आप मेहनती हो तो कभी ना कभी कर्मण्येवाधिकारस्ते, फल तो मिलेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो तुम उसमें बिलीव करते हो बिल्कुल कि भाई छोड़ना मत, तो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, डोंट गिव अप। आपको कोई काम नहीं दे रहा है तो आपको बोलना चाहिए कि आप काम के लिए पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए गाना गा रहे हैं। बिल्कुल। और गाना डेफिनेट जब आप गाते हो तो आपका पूरा शरीर जी, और एक कहावत है कि जब मन सुखी होता है या तन सुखी होता है तो अपने आप गाना निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही तो है। तो फिर ये उल्टा करो तो वही होगा, हाँ, गाना गाओ तो फिर अंदर से रिवर्स हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। ये थे हमारे शान जी, जिनके साथ मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता भी है, और मैं इनसे और भी बहुत सारे गाने गवाना चाहूँगा। तो आज आपने इनका इंटरव्यू सुना। मुझे विदा करने से पहले आपको मुझे वो आपका एक आशीर्वाद तो देना ही है, उसी के लिए खास आया। मैं आशीर्वाद आयुष्मान भव चाहिए। मेरे पास एक शतपुत्रवती भव भी बाकी है, चाहिए तुमको? वो कितने आयुष्मान भव। मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए शुभकामनाएं करता हूँ, बिकॉज किसी के साथ एक अंदरूनी एक रिश्ता बन जाता है। आई लाइक यू एज ए सिंगर। आई डिडंट नो यू मच अबाउट यू बिफोर, बट जिस टाइम मैंने 2-3 बार रिकॉर्डिंग में तुमको बुलाया और मैंने तुम्हारे लहजा देखा, तुम्हारे बातों करने का एक कैरेक्टर देखा तो मुझे पसंद आया। तो आयुष्मान भव तो मैं कहूँगा, विजयी भव भी कहूँगा, यशस्वी भव तो तुम ऑलरेडी हो, लेकिन साथ में मैं तुमको एक भीष्म इंटरनेशनल की तरफ से एक गिफ्ट दूंगा जो हमारी एक तरफ है। ये शक्तिमान की घड़ी है। क्या बात, क्या और मैं इसमें आपको चाय नहीं पिलाया था, जो मेरा इस शो का लोगो है, ये आपको हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच, नाइस ऑफ यू टू कम हियर। एंड सो ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसको मैं यहीं पर वाइंड अप करना चाहूँगा। आज आपने सुना एक बहुत सी बातें म्यूज़िकल वर्ल्ड के बारे में, म्यूज़िक वर्ल्ड के बारे में, सिंगिंग वर्ल्ड के बारे में, जिसको मैं आगे लेके जाना चाहूँगा। अलग अलग आयाम के, अलग अलग टाइम के सिंगरों को मैं बुलाना चाहूँगा,
ज़रूरी नहीं आज के पॉप सिंगर्स ही को मैं बुलाऊं, मैं पुराने ज़माने के सिंगर्स को भी बुलाना चाहूँगा और पूछूंगा कि कल क्या था, आज क्या है। आज एक बहुत फ्रूटफुल हमारा डिस्कशन हुआ, तो मैं इसको यहीं विराम देना चाहूँगा। अगले हफ्ते मैं आपके सामने किन महानुभाव को लेकर आ रहा हूँ, किस गेस्ट को लेकर आ रहा हूँ, किस हस्ती को लेकर आ रहा हूँ, कौन होगा, कहाँ से होगा, कौन सी फील्ड से होगा, फिल्म से होगा, राजनीति से होगा, मुझे भी नहीं मालूम। बट कोशिश रहेगी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैं भी उनसे कुछ अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ और आपका ज्ञान भी। सो वेट कीजिए।